वेलकम फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण, जो हमारा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक की जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी अम्लों के बारे में। अम्लों के गुण कैसे थे, उनके प्रकार कैसे थे, उनके हमारे लिए उपयोग क्या थे, उनके उदाहरण कौन कौन से थे, ये सभी बातें हमने हमारी पहली वाली क्लास में की थी। हमारी जो कल वाली क्लास थी जिसमें हमने क्षार के बारे में बातें की थी, वही सारी बातें थी कि क्षार कौन कौन से होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन से हैं, ठीक है, इनके उदाहरण क्या थे, ये सारी बातें हमने क्षार के लिए की थी। ठीक है, तो अब आपको देखना क्या है कि ये जो अम्ल और क्षार है ये डिसाइड किस तरीके से होते हैं, इनको कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, ये सारी बातें डिसाइड क्या करता है, वो होता है हमारा पीएच स्केल। तो आज की जो हमारा चर्चा का टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल। ठीक है, जब उसको हम कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो लवण है उनके बारे में हम थोड़ी इस क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी आपने अगर हमारी पिछली दो क्लासें नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप दोनों क्लासें देखिए और आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हमने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया है इन सभी चीजों के बारे में, तो आप वहां जाइए और वो क्लासें देखिए। बाकी हमारी इस क्लास का करते हैं हम शुभारंभ यहीं से। देखिए, जो अम्ल और क्षार है उनको डिसाइड किस तरीके से किया जाता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, वो एक स्केल होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पीएच स्केल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है उनका मापन करके एक एक वो होता है पैरामीटर जिसपे दर्शाया जाता है, जिस पर शो किया जाता है कि इतने से इतने तक अम्ल होगा, इतने से इतने तक क्षार होगा। तो ये एक पूरा स्केल होता है जिसपे ये सारा सब कुछ बताया जाता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता का क्या करता है, ये सांद्रता श्रेणियों का एक लघु गणितीय पैमाने पर क्या करता है, उनको दर्शाता है, लघु गणितीय पैमाने पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है उनके आधार पर इनको पहचाना जाता है कि कौन सा अम्ल होने वाला है और कौन सा क्षार होने वाला है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। और एक दूसरी बात क्या है, किसका अंकन करता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता का, इनका हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को नापता है। ठीक है, ये हमारी इस पे बात रही। ठीक है, अब इसका नाम पीएच स्केल ही क्यों रखा गया, ठीक है, इसको किसने बनाया, कब बनाया, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये जो पीएच स्केल है तो इसका नाम पीएच स्केल क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या करता है, हमें जो हाइड्रोजन आयन है उनकी क्या दर्शाता है, उनकी सांद्रता बताता है ये हमें। ठीक है, और क्या इसे कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की शक्ति है, हाइड्रोजन की शक्ति कौन बताता है हमें, पीएच स्केल बताता है ये बात। ठीक है, तो पीएच स्केल को तैयार किसने किया, देखिए एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे, नाम क्या था उनका, उनका नाम था सोरेनसेन।
ये जो बायोकेमिस्ट थे इन्होंने पीएच स्केल का क्या किया, आविष्कार किया। ठीक है, और कब किया वो इन्होंने किया 1919 में। ठीक है, ये हमारी पीएच स्केल के बारे में कुछ बातें हुई। पीएच स्केल क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है, और इसका नाम पीएच क्यों है, क्योंकि क्या मापता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। और किसने बनाया इसको, ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसने बनाया इसको, सोरेनसन ने। कब बनाया, 1909 में। ठीक है, मैं आपको पीएच स्केल दिखाता हूँ किस तरीके का होता है। ये देखिए, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पीएच स्केल। तो ये देखिए, ये जो एरिया है जहां पे ये 7 बना हुआ है, यहां पर इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है न्यूट्रल। लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे किसी भी संख्या का मापन होता है स्केल से करते हैं तो कहां से, 0 से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन पीएच स्केल में कहां से स्टार्ट होता है, पीएच स्केल में यहाँ 7 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसको बांटा कैसे गया है कि इसके जो 7 से जो बढ़ते हैं, इस साइड आप जाएंगे तो इनमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है ये, इस साइड जाने पर 7 से कम जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और 7 से आप अधिक जाएंगे तो जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता कैसी होगी, सांद्रता घटती जाएगी इधर जाने पर। ठीक है, जब आप 7 से कम साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयन है उनकी सांद्रता घटती जा रही है। ठीक है, इस साइड आप जा रहे हैं, सांद्रता घट रही है, तो क्या होगा, इधर अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। 7 से जितने हम दूर जाते जाएंगे उतने ही ज्यादा ये अम्ल प्रबल होते जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इधर देखिए, 7 से आप जितना दूर जाते जाएंगे उधर ये उतने ही प्रबल क्षार होते जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर था, थोड़ा उसके साथ नीला हुआ, थोड़ा और नीला हुआ, डार्क नीला हुआ, ज्यादा नीला हुआ, ज्यादा नीला हुआ। तो ये इधर क्या है, इधर हमारे बेस है, और इस साइड हमारे क्या है, इस साइड है हमारे एसिड। ठीक है, अब इनको भी क्या है, 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये देखिए, यही मैं आपको थोड़ा सा, चलो आगे बताता हूँ आपको थोड़ा। ये देखिए, इनको क्या अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है दुर्बल अम्ल। थर्ड हमारे पास क्या होता है, जहां पर ये उदासीन होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या आता है, जहां पे ये क्या होता है, दुर्बल क्षार। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे कहां आता है, जहां पर हमारे पास क्या होते हैं, प्रबल क्षार। ठीक है, इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब जो हम अम्ल की बात कर रहे हैं, प्रबल अम्ल, मैंने आपको बताया ये उदासीन कहां होता है, ये 7 पर उदासीन होता है। जब आप 7 से कम जाते जाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे आप 7 से कम जाते जाएंगे तो इस साइड क्या होगा, अम्ल की साइड जाता जाएगा, है ना। लेकिन जैसे आप 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो ये क्षार की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो कहां से कहां तक वेरी करते हैं, उनका मान होता है 0 से 3.5 तक। ये पीएच मान है, यहाँ पी छोटा होता है और एच बड़ा होता है। ठीक है, ये पीएच मान है। 0 से जो 3.5 तक होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, अब जो दुर्बल अम्ल की बात की जाए, 3.5 to 7, ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दुर्बल अम्ल होते हैं। 7 नंबर पे मैंने आपको बताया 7 पर क्या होता है, ये 7 पर ये उदासीन होते हैं। अब जो दुर्बल क्षार की बात है, तो देखिए दुर्बल क्षार का मान क्या होता है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। दुर्बल क्षार का मान देखिए 7 से 10.5 तक होता है, वो क्या होते हैं हमारे दुर्बल क्षार, है ना। और प्रबल क्षार कौन से होते हैं, 10.5 से 14 तक जो वेरी करते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखना है, कहाँ ये उदासीन होता है, प्रबल अम्ल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है,
दुर्बल अम्ल का मान कितना होता है? दुर्बल अम्ल का मान 3.5 से 7 के बीच वेरी करता है, ठीक है। उदासीन 7 पे होता है। और दुर्बल क्षार कहाँ होता है? 7 से 10.5 तक क्या होते हैं? दुर्बल क्षार। और प्रबल क्षार कहाँ होते हैं? 10.5 से 14 तक हमारे पास प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये पीछे देखिए एक बार, इसको मिटा के मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए थोड़ा, ये यहाँ पे 3.5 हुआ, तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास कैसे हुए? ये हमारे पास हुए प्रबल अम्ल, ठीक है। और जो ये 3.5 से और ये 7 तक आया, तो ये हमारे पास कैसे हुए? ये हमारे पास हुए दुर्बल अम्ल। वैसे ही जैसे ये 7 से दूर जाता जाएगा, तो यहां से लेके 10.5 तक, ये 10.5 तक ये हमारे पास कैसे क्षार रहेंगे? ये हमारे पास होंगे दुर्बल क्षार। और यहां से 14 तक जो है ये हमारे पास होंगे प्रबल क्षार, ठीक है। समझ में आई आपको ये वाली पीएच स्केल के बारे में? सारी बात समझ में आई, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कहां से कहां तक ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला है कि नहीं है, तो वो हम देखते हैं। हम देखते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है। कि ये हमारे किस तरीके से यूज आता है, हमारे यूज आता है भी या नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं। हम पहले मनुष्यों के लिए बात कर लेते हैं, मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए, मनुष्यों व पशुओं के लिए, पशुओं के पहली बात हम ये करते हैं इसके बारे में, मनुष्य और पशुओं के बारे में। तो इनके बारे में हम कुछ बात करें तो हमारे जो शरीर में जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है ना, तो वो किस माध्यम से पूरी होती है? वो हमारे अम्लों के माध्यम से पूरी होती है, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे अम्ल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मनुष्य और जो मानव होता है, इनकी बॉडी में जो पीएच की मात्रा होती है वो नॉर्मल टू नॉर्मल 7 से और 7.8 तक मानी जाती है। कितनी होती है? 7 से 7.8 तक। और ये क्या करता है? ये देखिए क्या करता है, शरीर में जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है, शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी हमारी जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो क्या होती है? अधिकतर किस मान के बीच में होती है? वो हमारे पास 7.7 के साथ में चलती है, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए एक नॉर्मल पीएच है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी परिवर्तन होता है, ये क्या, अगर थोड़ा भी चेंज होता है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन होता है, तो ये क्या होता है? हमारे जीवन के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है। कैसा हो जाता है? जीवन के लिए नुकसानदेह होता है, या हमें हमारी बॉडी पर क्या करता है? बुरा असर डालता है, ठीक है। तो ये हमारे यूज में आता है। तो ये किस जो पीएच स्केल है वहां से हमें निर्धारित हुआ, जो हमारी बॉडी का पीएच मान है बॉडी के अंदर, वो कितने से कितने तक वेरी होता है? वो 7 से 7.8 तक होता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। आपने सुना होगा कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? सबसे शुद्ध जल, शुद्ध जल कौन सा होता है? सबसे शुद्ध जल होता है हमारा वर्षा का जल, ठीक है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ये शुद्ध जल का पीएच होता है 7, ठीक है। ये शुद्ध जल का पीएच होता है। और सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब वर्षा होती है और इसका पीएच मान की वैल्यू 7 से घटकर हमारे पास 5.5 से कम हो जाती है, या 5.5 के बराबर हो जाती है, 5.5 के बराबर हो जाए,
या 5.5 से कम हो जाए तो वो वर्षा कौन सी हो जाती है? वह वर्षा कौन सी हो जाती है हमारे पास? वो हमारे पास हो जाती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, और इसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, जो वर्षा का शुद्ध जल था, जब इसका पीएच 7 से घटकर 5.5 तक आ गया तो ये कैसी वर्षा हो गई? ये हमारे लिए अम्लीय वर्षा हो गई। ठीक है, अब ये जो अम्लीय वर्षा हुई, इसका जो पानी था, वर्षा हुई, पानी बहेगा भी, बहकर ये कहाँ जाएगा? बहकर मान लीजिए ये नदियों में चला गया। जब ये पानी बहकर नदियों में गया तो नदियों का जो जल है वो भी कैसा हो जाएगा? नदियों का जल कैसा हो जाएगा? अम्लीय जल हो जाएगा। ठीक है, और वो जो अम्लीय जल होगा वो जीवन के लिए कैसा होगा? हमारे लिए जीवन के लिए कैसा होगा? नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो क्या जाना हमने कि जो हमारे पास सबसे शुद्ध जल होता है, कौन सा होता है वो हमारे पास? वो हमारे पास होता है वर्षा का जल। ठीक है, अब जो वर्षा का जल है उससे अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमने कितना देखा? वो हमारे पास होता है 5.5 के बराबर। ठीक है, जैसे ही इस वर्षा का मान 5.5 पे आता है और जब ये पानी बहकर नदियों में जाता है तो नदियों का पानी कैसा हो जाएगा? नदियों का पानी भी अम्लीय हो जाएगा, है ना। इसको जीव जंतु जब पीते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो ये किससे हमें पता चला था? ये हमें पता चला पीएच स्केल से। ठीक है, थोड़ा हम और आगे देखते हैं, तीसरी बात करते हैं हम, हमारे यूज आता है कि नहीं आता इसकी। ठीक है, हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम देख रहे हैं हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, तो आप देखिए जब भोजन करते हैं तो हमारे आमाशय में क्या होता है? एक अम्ल पाया जाता है, हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है। क्या होता है जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए हमारे आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है HCl, मतलब इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए आपने भोजन किया और कुछ ज्यादा ही मसालेदार भोजन कर लिया। कैसा भोजन किया आपने? कुछ मसालेदार भोजन कर लिया, बढ़िया तीखा चटपटा अच्छा सा खा पी के आप हो गए फ्री। ठीक है, कैसा आपने मसालेदार भोजन आपने किया, मसालेदार भोजन किया। ठीक है, जब आपने मसालेदार भोजन किया तो क्या होगा? हमारे क्या है? एसिड बनेगा। ठीक है, हमारे एसिड बन जाएगा। ठीक है, जब एसिड बन जाएगा तो क्या होगा? आपने बढ़िया अच्छे से खा तो लिया, बढ़िया मसालेदार चटपटा भोजन खा तो लिया, लेकिन जब हमारे एसिड बनेगा, ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो क्या होगा? आपको हठी डकारें आने लगेगी, है ना, पेट भारी हो जाएगा, पेट टाइट हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये जो एसिड हुआ इसकी वजह से क्या हुआ? आपको अम्लीयता आपके पेट में बढ़ गई। अम्लीयता की मात्रा क्या हो गई? अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई, अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, अब अम्लीयता की मात्रा तो बढ़ तो गई, अब क्या करेंगे? पर जो एसिड बना उससे आपको क्या हो गई? आपको इससे एसिडिटी हो गई और आपके जो पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई। अब आपने क्या किया? आप गए किसके पास? आप गए मेडिकल स्टोर पे और बोले कि भैया मुझे गैस हो रही है, तो आप कुछ एसिडिटी जो भी है मुझे हुई, आप बताइए। तो वो आपको क्या करता है? वो आपको इसके आपकी जो बढ़ी हुई अम्लीयता है आपके पेट में, उसको कम करने के लिए वो आपको क्या देगा? उसको कम करने के लिए वो आपको एक प्रति अम्ल देगा। क्या देगा? प्रति अम्ल। जो बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए जो क्षार यूज में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? प्रति अम्ल। ठीक है, अब जो आपको वो प्रति अम्ल देगा वो क्या होगा आपके पास? उसने मान लीजिए आपको इनो दे दिया, उसने आपको इनो दिया कि भैया पानी में डालिए 6 सेकंड में आपका काम खत्म। ठीक है, आपने इनो ले लिया, तो उसमें क्या था? उसमें था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या था उसमें?
मिल्को मैग्नीशिया। और ये क्या है, ये एक क्षार है। क्या है, ये एक बेस है। तो आपकी जो बढ़ी हुई अम्लीयता, आपके पेट में जो अम्लीयता बढ़ी, उसको कम करने के लिए आपने क्या लिया, प्रति अम्ल लिया, और वो क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब अम्ल और क्षार जब दोनों साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं हमारे पास लवण और जल। क्या बना देते हैं, लवण और जल। तो जो अम्लीयता बढ़ी थी उसको वापस कम करने के लिए आपने क्या लिया, एक क्षार का यूज लिया। तो ये आपको कैसे पता चला कि जब आपके यहाँ पे पाचन तंत्र में या आपके पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको क्षार लेना पड़ेगा, ये कैसे पता चला कि और क्षार कौन सा होगा। ये सब हमें बातें कहाँ से पता चली थी, जब पीएच स्केल से इनके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता नापी गई तो हमें वहां से इन सब के बारे में ये बातें पता चली। ठीक है, थोड़ा और आगे देखते हैं हम। देखा होगा कभी किसी को मधुमक्खी ने काट लिया, कोई मधुमक्खी है, उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को काट लिया। ठीक है, जब उसने डंक मारा तो क्या हुआ, उसको जलन हुई। मधुमक्खी को नहीं, जिस व्यक्ति को मारा उसको जलन हुई। ठीक है, जब उसको जलन हुई तो वो किस कारण से जलन क्यों हुई, क्या था उसके डंक में ऐसा, उसके डंक में ऐसा क्या था, उसके डंक में था एक मेथेनोइक अम्ल। ये क्या करता है, ये आपके शरीर में जलन करता है, खुजली करता है। और जब आप देखिए मधुमक्खी काटती है तो रेड रेड हो जाता है ना पूरा, तो ये अम्ल क्या करता है, ये जलन पैदा करता है। ठीक है, अब आपके जलन हुई तो आपने, ये अम्ल था है ना, जब आपने इसका उपचार करने के लिए आपने क्या यूज में लिया, आपने देखा होगा जो खाने का सोडा होता है हमारा, खाने का सोडा आपने वो थोड़ा सा लिया और इस पर लगा दिया तो आपको क्या मिलेगी, उससे जहां आपकी जलन थी वहां पर क्या होगी, आपको राहत मिलेगी। तो ये जो खाने का सोडा था ये क्या था हमारे पास, ये भी हमारे पास एक क्षार था। और ये भी हमें कहां से पता चला, ये भी हमें पीएच स्केल से पता चला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह मैंने आपको इतना बता ही दिया। आगे हम देखते हैं और हमें कहाँ यूज आते हैं ये, मतलब कैसे क्या पीएच स्केल हमारे लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा जो हमारे दांत होते हैं, दांत वो किसके बने होते हैं, मतलब उनके ऊपर का जो आवरण होता है वो किस चीज का बना होता है, वो हमारे पास बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनामेल। ठीक है, आपने सुना भी होगा, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है ना। और होता क्या है, ये हमारे शरीर का, क्या मानव शरीर का सबसे कैसा पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ है ये, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है ये इनामेल। ठीक है, जो हमारे दांतों के ऊपर जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, इनामेल का, और वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इतना आपने देखा। अब आप मान लीजिए आपने भोजन किया, आपने खाना खाया, भोजन किया, लस्सी वस्सी पी बढ़िया आराम से, फिर क्या हुआ, आपने ठीक से मुंह नहीं धोया, मुंह नहीं धोया तो भोजन के कुछ कण, या फिर आपने लस्सी वस्सी पी, चीनी हो गई जैसे, तो चीनी के कुछ कण, भोजन के कुछ कण क्या हुआ, ये आपके दांतों में फंस गए। और दांतों में फंस गए तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, हमारे मुंह में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये खाने के टुकड़े रह गए जो फंसे हुए, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको सड़ाना स्टार्ट करते हैं। जब वो इनको सड़ाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में अम्लीयता क्या हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमारे मुंह में अम्लीयता बढ़ जाती है और इसका पीएच मान बढ़ के कितना हो जाता है, 5.5 तक चला जाता है इसका पीएच मान। और मानव शरीर के लिए जो पीएच मान की वैल्यू हमने देखी वो कितनी, 7 से 7.8 तक वेरी करनी चाहिए। ये कहां तक चला गया, 5.5 तक। ठीक है, ये यहां तक हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ होने वाला है क्या, हाँ क्यों नहीं होगा। जब ये 5.5 चला गया तो क्या होगा कि आपका जो इनामेल है, जो आपके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो कभी टूटता नहीं
है ना, गलता नहीं, ये क्या होगा, इसका क्षय होने लग जाएगा, मतलब ये गलने लग जाएगा। जब आपके मुंह में अम्लीयता बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाता है, गलने लगता है। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो इन सब के लिए हमने क्या देखा, पीएच स्केल से हमें ये सारी बातें पता चली। ठीक है, ये आपने इतना देखा। चलिए हम थोड़ा, मैं आपको क्या है कि ये जो अम्ल है और जो क्षार है उनके क्या बताता हूँ, आपको कुछ पीएच मान बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानकारी इनकी होनी भी चाहिए और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, जो HCl होता है जिसमें 4% मात्रा होती है HCl की, उसका पीएच मान कितना माना जाता है, उसका पीएच मान माना जाता है 0। ठीक है, जो पेट का अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। नींबू का जो रस होता है, नींबू का रस जिसकी आप शिकंजी बनाते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 2। जो सिरका होता है उसका पीएच मान होता है 3 और जो संतरा होता है, संतरा, उसका पीएच मान होता है 3.5। तो यहां से लेकर जो ये यहां तक के हैं, ये सारे कैसे हैं, इन सबको आप क्या कहेंगे, इन सबको आप कहेंगे प्रबल अम्ल। कैसे आएंगे, ये हमारे पास है प्रबल अम्ल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे जैसे आपने सोडा हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया, तो इनका पीएच मान कितना होता है, इनका पीएच मान होता है 4। खट्टा दूध हुआ, खट्टे दूध का पीएच, जो दूध फट जाता है हमारा, उसका पीएच मान कितना हो जाता है, 4.5। और जो ताजा दूध होता है, ताजा दूध का पीएच मान है 5। लेकिन ये जब फटता है या खट्टा होता है तो इसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसका पीएच मान 5 से गिर के कितना हो जाता है, 4.5 हो जाता है। ठीक है, मानव जो लार होती है, मानव जो लार होती है उसका पीएच मान 6 से 8 के बीच में वेरी करता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और जो शुद्ध पानी होता है, मैंने आपको बताया शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए हुआ उदासीन। जो ये 7 है ये हमारे लिए कैसा हुआ, ये हमारे लिए हुआ उदासीन। और ये 3.5 से लेकर 7 तक हम लोग आए हैं, ये सब कैसे थे, ये सब हमारे लिए थे दुर्बल अम्ल। ठीक है, और 7 पे हमें कैसा मिला, 7 पे हमें मिला उदासीन। ठीक है, ये किसकी बात की हमने, ये हमने बात की अम्लों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षार जो होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वही देखिए, मानव लार है 6 से 8 तक वेरी करता है, कभी ये अम्लीय होती है, कभी ये क्षारीय होती है। ठीक है, और जो रक्त की प्लाज्मा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 7.4। जो रक्त की प्लाज्मा होती है उसका पीएच मान होता है 7.4। और अंडे की जो सफेदी होती है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना, उसका पीएच मान 8 होता है। सागर का जो पानी होता है, सागर का पानी मतलब जो लवणीय जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 8। ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, तो उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 9। और जो प्रति अम्ल होते हैं, प्रति अम्ल क्या होते हैं, जो अम्लीयता को कम करने के लिए जो क्षार यूज लिए जाते हैं, है ना, जो मेडिकल स्टोर पे आपको मिलते हैं, उनका पीएच मान कितना होता है, उनका पीएच मान होता है 10। तो मतलब कहां तक गए ये, 7 से बढ़ के ये 3 और बढ़े, है ना। जब आप यहां तक आओगे ना, 3 यहां तक आओगे, उतनी अम्लीयता को एक बार में कम कर देते हैं। ठीक है, 3.5 तक ले जाएंगे, मतलब 7 से 3 और कम ले जा सकते हैं, ये इतनी है। ठीक है, और जो अमोनिया का पानी होता है उसका पीएच मान होता है 11। नींबू पानी जो होता है उसका पीएच मान है 12। यहाँ नींबू की बात थी, नींबू का रस, ठीक है, लेकिन जो नींबू पानी बनाते हैं, है ना, उसकी बात की जाए तो उसका पीएच मान कितना होता है, 12। और जो नाली क्लीनर होते हैं आपके, टॉयलेट क्लीनर और जो नाली क्लीनर आते हैं, उनका पीएच मान होता है 13। कास्टिक सोडा जिसमें 4% होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 14। ठीक है, अब आपको इनके लिए भी देखना है कि जिस तरीके से आप 7 से लेकर 10.5 तक आते हैं, ठीक है, तो ये सब आपके लिए क्या है, ये सब आपके लिए दुर्बल क्षार। कैसे क्षार है, ये सब आपके लिए है दुर्बल क्षार। ठीक है, और वही 10.5 से आप जब 14 तक जाते हैं तो ये आपके लिए कैसे है, ये आपके लिए है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल जो क्षार है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल है, इनकी बातें हमने हमारी पिछली 2 क्लासों में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनके पीएच मान का जो उदाहरण है वो सब आज हमने देखा, पीएच स्केल के बारे में सारा सब कुछ जाना।
क्या क्या उनके यूज हमारे लिए है, वो सब कुछ हमने देखा। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा जो टॉपिक था उसकी हम बात करेंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा था, वो अम्ल की बातें हमने कर ली, क्षार की बातें हमने कर ली। आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास है क्षार। ठीक है, और क्षार हमें कहां से प्राप्त होता है, हमने पिछली क्लासों में देखा, जब एक अम्ल और जब क्षार की क्रिया आपस में करवाई जाती है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, कि हमारे पास बनाते हैं लवण और जल। ठीक है, उसी लवण की हम अब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, वे पदार्थ, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देता हूँ इजी वे में। वह पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त होते हैं, अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं वो हमारे पास लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लवण। जो हमारे पास किसी अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है, जब आप सोचिए कि 0 से 7 तक के मान का कोई और जब 7 से 14 के मान तक का कोई आपस में जब क्रिया करेंगे तो ये घटते 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 कहां तक आ जाएंगे, ये वापस 7 तक आ जाएंगे। एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया तक, वहां तक ये चले जाएंगे। ठीक है, अब वो वेरी करेगा किस आधार पर, किस बात पर, कि हमने जो अम्ल यूज किया था वो हमारे पास प्रबल अम्ल था या दुर्बल अम्ल था। जो हमने क्षार इसमें लिया वो हमारे पास दुर्बल क्षार था या प्रबल क्षार था, है ना, वो उस बात पर डिसाइड करेगा। लेकिन जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वहां से लवण और जल। और हमने यहाँ पे क्या देखी, लवण की परिभाषा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल देखिए आप, जैसे मानिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब हमने इसकी क्रिया किसके साथ कराई, जब हमने इसकी क्रिया सोडियम ऑक्साइड के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, हमें इससे प्राप्त हुआ NaCl, ठीक है, और हाँ NaCl और H2O। ये देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमने क्रिया सोडियम ऑक्साइड के साथ करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये देखिए, यहां से मिला हमें सोडियम। ठीक है, ये हमें मिला सोडियम, यहां से हमें मिला क्लोराइड, तो हमारा मिलकर क्या बना, ये सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं आप, साधारण जो नमक है हमारा, साधारण नमक, ये हमें यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक लवण हुआ, है ना। और ये देखिए, ये जो बचा वो क्या मिला हमें, जल। एक H हमें यहां मिला, एक H हमें यहां मिला, तो H हुए हमारे पास 2, और ये जो एक ऑक्सीजन बचा था, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, इन तीनों ने मिलकर बनाया जल। ठीक है, जब एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें लवण और जल प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो लवण है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कितने प्रकार के हैं, तो किस आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। तो अब हम देखते हैं लवणों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं आप, लवणों का वर्गीकरण। पहले आप देखिए, आपके पास फर्स्ट है सामान्य लवण। सामान्य लवण, तो ये सामान्य लवण क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, सामान्य लवण कौन सा होता है बताइए। देखिए, किस किस की हमने क्रिया करवाई थी, जब हमने अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाई, अम्ल की क्रिया हमने क्षार के साथ करवाई तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, हमें लवण प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रबल अम्ल लेता हूं, प्रबल अम्ल है मेरे पास जो 0 से 3.5 तक वेरी करेगा, है ना, तो प्रबल अम्ल की क्रिया मैं किससे करवाता हूं, प्रबल क्षार के साथ। किसके साथ करवाता हूं, प्रबल क्षार के साथ। और प्रबल क्षार का मान कहां से स्टार्ट होगा, 10.5 से 14 के बीच में होगा। जब मैं इन दोनों की क्रिया करवाऊंगा, दोनों को मैं प्रबल लेता हूं, तभी इनकी क्रिया करवाऊंगा, तो मेरे पास जो बनकर आएगा वो मेरे पास क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा सामान्य लवण। क्या बनेगा वो मेरे पास, सामान्य लवण।
तो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया आपस में करवाई जाती है तो जो लवण प्राप्त होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, वो हमारे पास सामान्य लवण प्राप्त होता है। ठीक है, या लिखूं? ठीक है, चलो लिख लीजिए कि जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया कराई जाती है तो इससे प्राप्त होने वाला लवण कैसा होता है? इससे प्राप्त होने वाला लवण कैसा होता है? वो हमारे पास होता है सामान्य लवण। इनसे प्राप्त होने वाला लवण सामान्य लवण कहलाता है। ये आपके लिए इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो आगे आएंगे उनकी मैं आपको डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा, आप उनको इनके हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ठीक है, जब NaOH से इसकी हमने क्रिया करवाई तो हमारे पास क्या निकल के आया? ये Na और ये Cl दोनों ने मिलकर क्या बनाया? इन्होंने बनाया साधारण नमक। इसे ही क्या कहा? साधारण लवण। ठीक है, और इसने क्या बनाया? पानी। ये क्या हमारे पास? जल। ठीक है, तो हमारा सामान्य लवण किस प्रकार बना? वो इस प्रकार, जब हमने प्रबल क्षार की और प्रबल अम्ल की आपस में क्रिया करवाई तो हमें सामान्य लवण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है अम्लीय लवण। ठीक है, ये देखिए दूसरा हम देखते हैं अम्लीय लवण। एक बात बताइए कि ये एक 50 kg है, ये एक 70 kg है। ठीक है, दोनों फाइटर है दोनों। जब दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो इनमें से कौन सा जीतने वाला है? कौन सा जीतने वाला? यही 70 kg वाला जीतने वाला है। जब दोनों बराबर के फाइटर हैं, बस इनके वजन की वजह से ये थोड़ा बड़ा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है हमने? अम्लीय लवण। तो ठीक है, अब ये अम्लीय लवण है तो हमारे पास प्रबल क्या होना चाहिए? प्रबल हमारे पास होना चाहिए अम्ल। ठीक है, और जो क्षार है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए? दुर्बल क्षार। ये दुर्बल क्षार आप 50 kg वाले को मान लीजिए और एक प्रबल क्षार हमारे पास 70 kg वाला जो फाइटर है ये हमारे पास 70 kg वाला होगा। जब दोनों की आपस में क्रिया हुई तो हमें क्या बनकर मिला? ये हमें प्राप्त होता है अम्लीय लवण। क्या प्राप्त होता है हमें? ये अम्लीय लवण प्राप्त होता है। जब किसी प्रबल क्षार की क्रिया दुर्बल क्षार के साथ करवाई जाती है तो हम जो लवण हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वो हमारे पास अम्लीय लवण होता है। एग्जांपल देखिए इसका कोई, वही देख लीजिए। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, जब इसकी क्रिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। ठीक है, जब इसकी क्रिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? हमारे पास निकल कर आता है अमोनियम क्लोराइड और H2O। ये हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो हमारे पास बना है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? ये हमारे पास कैसा क्षार है? कैसा अम्ल है? ये हमारे पास अम्लीय लवण है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ठीक है, जब हमने इसकी क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो हमें क्या निकल कर आया? हमारे पास ये जो लवण हमें प्राप्त हुआ ये हमारा कौन सा निकला? ये हमारा अम्लीय लवण हुआ और साथ में हमें क्या मिला? साथ में हमें जल मिला। ठीक है, चलिए तीसरा हम देखते हैं। हमने क्या देख लिया? सामान्य लवण देख लिया, अम्लीय लवण देख लिया। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं क्षारीय लवण के बारे में। ये क्षारीय लवण क्या होता है?
जिस तरीके से अम्लीय लवण था उसी तरीके से क्षारीय लवण है, बस इस बार उल्टा हुआ है कि हमारे पास जो प्रबल था वो इस बार क्या रहने वाला है, प्रबल हमारे पास क्षार रहने वाला है, और दुर्बल हमारे पास क्या रहने वाला है, दुर्बल हमारे पास अम्ल रहने वाला है। जब इनकी आपस में क्रिया करवाई जाएगी, जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की जब हमने क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमारे पास लवण बनकर सामने आएगा वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास होगा सर क्षारीय लवण। ठीक है, ये हमने बात की क्षारीय लवण की। ठीक है, चौथा हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होता है, हमने साधारण लवण देख लिया, अम्लीय लवण देख लिया, क्षारीय लवण देख लिया, अब हम देखते हैं मिश्रित लवण। ये कौन सा वाला लवण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, मूलक उपस्थित होते हैं। तो क्या देखना है, मिश्रित लवण कौन सा होता है, जब दो अम्ल मिल जाए आपस में या दो क्षार मिल जाए, जब या फिर दो मिले या दो से ज्यादा मिल जाए, जब इनको आपस में मिलाकर और जो लवण हमें प्राप्त होगा वो हमारे पास कैसा लवण होगा, वो हमारे पास होगा मिश्रित लवण। ठीक है, जब दो अम्ल और दो क्षार या दो से ज्यादा अधिक अम्ल या दो से अधिक क्षार मिलकर जब क्रिया करके जो लवण बनाएंगे वो हमारे पास कौन सा लवण होगा, वो हमारे पास होगा मिश्रित लवण। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका एक और रूप बचा है, फिफ्थ नंबर, वो हम देखते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है, ये डबल सॉल्ट की बात की जाती है। क्या होता है, द्विक लवण, डबल सॉल्ट की बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो सरल लवण होते हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, द्विक लवण की बात कर रहे हैं। मान लीजिए जब दो सरल लवण कौन सा, जो हमने फर्स्ट वाला देखा सामान्य लवण, जब दो सरल लवण होते हैं, जब इनका जो जलीय विलयन होता है, इनका जो जलीय विलयन होता है, उस जलीय विलयन को जब हम क्या करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसका क्या होगा, जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसका होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा उनका होगा वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, और जब उनका वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण होगा तो ये मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक द्विक लवण बना देंगे। क्या बना देंगे, ये एक द्विक लवण बना देंगे। ठीक है, तो द्विक लवण कौन सा होता है, जब दो सरल लवण का जो जलीय विलयन होता है, जब उसको हम गर्म करके उसको वाष्पीकरण करते हैं तो हमारे सामने जो लवण बनकर सामने आता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है द्विक लवण। ठीक है, ये हमारी लवणों के बारे में बातें हुई। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि जो लवण है इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब लवणों के उपयोग, ये किस तरीके से हमारे काम आते हैं या नहीं आते हैं, या कभी आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल से नॉर्मल हम पहली बात करते हैं किसकी, सोडियम क्लोराइड, जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित है, आपने देखा भी है और आप डेली देखते भी है। क्या होता है ये हमारे पास होता है NaCl। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं इसे, साधारण नमक या चट्टानी नमक। क्या कहते हैं इसे, साधारण नमक या चट्टानी नमक। ठीक है, जो इसका भूरापन होता है, जो इस साधारण नमक या जो ये चट्टानी नमक होता है, इसका जो भूरापन होता है वो किस कारण से होता है, इसका जो भूरापन होता है वो किस कारण से होता है, वो होता है इसमें मिली अशुद्धियों के कारण। जब इस नमक में कुछ अशुद्धियां होती है तो इस नमक का जो
कलर कैसा होता है, वो भूरा होता है। ठीक है, इसके कारण अशुद्धियों के कारण। तो नमक के बारे में हमने क्या देखा कि नाम क्या है, पहली बात तो इसका सोडियम क्लोराइड है ना, क्या कहते हैं इसे, साधारण नमक या चट्टानी नमक, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl। इसका भूरापन किसके कारण होता है, अशुद्धियों के कारण। ठीक है, और इसका जो यूज कहाँ किया जाता है, हमें इसका यूज देखना है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो प्रतिदिन के हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे अचार मान लीजिए, अचार हो गया आपका। ठीक है, तो इसके परिरक्षण, जब आपने देखा होगा अचार बनता है तो उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक डाली जाती है, क्यों, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, और जल्दी से गलकर या पककर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। और ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास साधारण नमक है। और जैसे हमारे साधारण यूज के, जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है, विरंजक चूर्ण हो गया, और बेकिंग सोडा हो गया, ये जो पदार्थ है, तो इनके अंदर किसका यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। किस तरीके से, इनके अंदर सोडियम क्लोराइड का यूज तो किया जाता है, पर किस तरीके से, सोडियम क्लोराइड का उपयोग तो किया जाता है, पर इनके निर्माण में किस रूप में, कच्चे माल के रूप में। किस रूप में, कच्चे माल के रूप में। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास है NaCl, तो हमने क्या देखा, ये एक तो हमारे पास हुआ साधारण नमक, या इसे क्या कहते हैं, चट्टानी नमक। इसका जो भूरापन होता है किस कारण, इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनके कारण इसका रंग कैसा होता है, भूरा। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज हमने देखा जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे अचार हो गया, तो उसका परिरक्षण करने में, परिरक्षण मतलब उसको साफ सेफ रखने में, ज्यादा लंबे समय तक चलाने में। ठीक है, ज्यादा लंबे तक वो सड़े गले नहीं, उसके लिए किसका, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो हमारे पास विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, तो जो इनको बनाया जाता है, ठीक है, इनको बनाने में जो सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, किस तरीके से, कच्चे माल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हम दूसरी बात देखते हैं, हमारे पास नमक का हमने देखा, दूसरी बात हमारे पास क्या आता है, वो देखिए, हमारे पास जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं। खाने का सोडा क्या होता है हमारे पास, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है खाने का सोडा, ये होता है NaHCO3। ये हमारे पास क्या होता है, खाने का सोडा, और क्या कहा जाता है इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं सर, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या खाने का पाउडर, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, हाँ खाने का सोडा भी लीजिए, मैं भूल गया, खाने का सोडा। ठीक है, और इसका यूज किसमें किया जाता है, बेकिंग सोडियम जो बाइकार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है, इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, आपने देखा होगा जो बेकिंग पाउडर होता है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर को बनाने में। ठीक है, क्या क्या होता है बेकिंग पाउडर में, ये देखिए, बेकिंग पाउडर की बात करते हैं। बेकिंग पाउडर में होता क्या क्या, एक तो इसमें होता है बेकिंग सोडा, और दूसरा होता है टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है दूसरा, टार्ट्रिक अम्ल। इसमें होते हैं ये, इसकी बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, बेकिंग सोडा और ये टार्ट्रिक अम्ल, है ना। हम बात कर रहे हैं अभी भी बेकिंग सोडा की। इसका हम यूज देखते हैं। एक तो हमने क्या देखा, इसका यूज किया किसमें किया, बेकिंग पाउडर को बनाने में। ठीक है, और इसका यूज प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है प्रति अम्ल, जो आपको एसिडिटी होती है, जब अम्लीयता को, बढ़ी हुई अम्लीयता को कम करने के लिए जिन क्षारों का यूज किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो प्रति अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी को कम करने में, एसिडिटी के उपचार में, ठीक है, ऐसा कह लीजिए आप, एसिडिटी के उपचार में इसका यूज बेकिंग सोडा का। और जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं, क्या होते हैं हमारे
अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर पे जिप्सम। देखिए जिप्सम, और इस वाले को थोड़ा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इस वाले को थोड़ा इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। तो ये क्या होता है, CaSO4, ठीक है, CaSO4.2H2O, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जिप्सम। ठीक है, जिप्सम ये होता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है जिप्सम में ये जो जल के दो अणु है, जब इनका क्रिस्टलन किया जाता है, जब इसको गर्म करके इसका क्या किया जाता है, इसको गर्म करके इसका क्रिस्टलन किया जाता है, तो ये जल के अणु विभक्त हो जाते हैं। ये जल के अणु क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलता है यहाँ से हमें प्राप्त होता है CaSO4.12H2O। ये हमें क्या मिलता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा हो दोबारा लिख देता हूँ। ये है CaSO4.12H2O, है ना। ये जब हमने इसको गर्म किया, इसका क्रिस्टलन हुआ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या था, CaSO4.12H2O। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, बताइए आप, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो पीओपी होता है वो कहां से प्राप्त होगा, और एग्जाम में एक बार नहीं 10-10 बार ये क्वेश्चन आया है कि पीओपी हमें कहां से प्राप्त होता है, किसके जल क्रिस्टलन से हमें पीओपी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दी कि किसके जल क्रिस्टलन से हमें पीओपी प्राप्त होता है। ठीक है, पीओपी जो हमें प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, दूसरा क्वेश्चन इनका इस तरीके से होता है। तीसरी बात ये होती है कि पीओपी का हमें फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या चौथी बात क्या होती है, इस फॉर्मूले को किया जाता है इस तरीके से और यहाँ किया जाता है H2O। अब बताइए दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही होने वाला है, बताइए अब कौन सा फॉर्मूला आप सही करने वाले हैं। तो देखिए इतना कुछ सोचने की बात है नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये भी सही है और ये जो फॉर्मूला है ये भी सही है। एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से भी पूछा गया है, तो आपको ये सारी बातें मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया, क्योंकि देखिए जो जिप्सम है उसका जब जल क्रिस्टलन हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वहां से हमें पीओपी प्राप्त हुआ। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया, पीओपी कहां से प्राप्त होता है ना, जिप्सम के जल क्रिस्टलन से हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये हो जाता है। कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार इस तरीके से इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं वो हम इसके उपयोग देखेंगे, पीओपी के उपयोग कहाँ होते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो पीओपी होती है तो इसका उपयोग कहाँ होता है, एक तो चूना पोतने में, जो दीवारों की जो फिनिशिंग दी जाती है उसमें एक तो इसका यूज होता है। ठीक है, और मूर्तियां बनाने में इसका यूज किया जाता है, बच्चों के खिलौने बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है, टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर में किसका यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है पीओपी का। ठीक है, ये जो बात थी जिप्सम की बात से अपने को हमारी जो तत्व यौगिक मिश्रण वाली क्लासेस थी उसमें हमने जिप्सम की बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ा था कि जो जिप्सम होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, जब जिप्सम होता है इसमें क्या मिलाया जाता है, सीमेंट जो होता है उसमें जिप्सम कितना मिलाया जाता है, कितने डिग्री तक इनको गर्म किया जाता है, ये सब हमारी बातें होती तत्व यौगिक एवं मिश्रण वाली जो हमारी क्लास थी उसमें। ठीक है, तो जिप्सम का यहाँ कुछ ज्यादा दिया नहीं है, बट आपको इंपोर्टेंट किस तरीके से लेके चलना है, जब जिप्सम को गर्म किया, क्रिस्टलन हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ, हमें पीओपी प्राप्त हुआ। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इनका जो यूज देखा हमने चूना पोतने में, है ना, और दूसरी बात मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, और टूटी हड्डियों का प्लास्टर चढ़ाने में, ये किसके लिए बात की हमने सारी, ये सारी बात हमने जो की वो हमारी पीओपी के बारे में हुई। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारा अगला 3 हो गए ना, और देखिए हमारा सोडियम कार्बोनेट। और हमारे पास क्या आता है, और आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है हमारे पास NaCO3.10H2O।
ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये किस प्रकृति का होता है, क्या होता है, ये एक क्षारीय होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, इसे क्या कहते हैं, दूसरी बात इसे कहते हैं धोने का सोडा। जैसा एक हमारे खाने का सोडा था वैसा ही हमारा कैसा सोडा हुआ, ये हमारा धोने का सोडा हुआ। और ये है क्या चीज, ये है एक क्षारीय लवण। और इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, NaCO3.10H2O। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट था वो हमारे पास खाने का सोडा था, और जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमारे पास धोने का सोडा है, ठीक है। और इसका अब जो हम यूज देखेंगे कि इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो कांच उद्योग होता है, कांच उद्योग में इसका यूज किया जाता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। और साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। और आप देखिएगा कागज उद्योग जो होता है, कागज उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका कहाँ यूज किया जाता है, तीन तो मैंने आपको बताया, कांच उद्योग में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में, ठीक है। और इसका एक जो मैं आपको बताता हूँ, इंपोर्टेंट करके इस चीज को लिखिएगा, ये मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ, वो क्या कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जल की जो स्थायी कठोरता होती है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता भी रहेगा कि सोडियम कार्बोनेट का यूज काय में कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका यूज किया जाता है। आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, और सोडियम कार्बोनेट हुआ तो वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी जरूर होगा। और अगर नाम नहीं लिख के दिया गया तो आपको सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो सोडियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला क्या रहा हमारे पास, NaCO3.10H2O, ठीक है। और इसका यूज किसमें, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका यूज, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। अगला इसका यूज देखते हैं हम। अगला इसका यूज होता है जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जकों के निर्माण में, क्या, अपमार्जकों के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। और इसका यूज कहां किया जाता है, आपने देखा होगा ड्राई क्लीनिंग पे आप कपड़े देते हैं, है ना, तो कपड़ों की शुष्क धुलाई में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कपड़ों की शुष्क धुलाई में, ठीक है। तो हमने इसके बारे में कितनी बातें जानी कि जो सोडियम कार्बोनेट था वो क्या था हमारे पास, NaCO3.10H2O, ठीक है। इसका जो यूज देखा हमने किसमें किया, कांच उद्योग में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में, ठीक है। उसके लिए हमने दूसरी बात इंपोर्टेंट क्या जानी कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में किसका यूज किया जाता है, उसको दूर करने में किया जाता है यूज सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या देखा, जो अपमार्जक होते हैं उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। और लास्ट वाली बात हमने क्या देखी, कपड़ों की जो शुष्क धुलाई होती है, ड्राई क्लीनिंग, उसमें भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली एक हम बात देखते हैं, नंबर हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट हम देखते हैं, तो ठीक है, ये होता क्या होता है, ये होता है KNO3, ठीक है। जो पोटेशियम नाइट्रेट है क्या होता है, ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास KNO3। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज होता है वो किसमें होता है, आपने देखा होगा उर्वरक जो खेतों में यूज किए जाते हैं, उर्वरकों में, ठीक है, उर्वरकों के रूप में, मान लीजिए उर्वरकों के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो आपने कांच उद्योग देखा होगा, शीशा जो बनता है उसमें किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। और इसका यूज किसमें किया जाता है, आपने सुना होगा गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, गन पाउडर को बनाने में किसका यूज। और एक ये भी मैं आपको एक और दूसरी बात बताता हूँ जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका यूज हो गया गन पाउडर में, ठीक है, और दूसरा इसका यूज कहाँ किया जाए, जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी के जो रंग होते हैं
उनको देने के लिए किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, ये हमारी बातें हुई पोटेशियम नाइट्रेट की। KNO3 इसका यूज किसमें, उर्वरकों के रूप में, कांच के उद्योग में, गन पाउडर में और आतिशबाजी के जो रंग होते हैं उनमें पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास, आगे हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए। चलिए छठा देखते हैं हमारे पास। छठा हम देखते हैं कॉपर सल्फेट, क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है सर CuSO4.5H2। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं। होता क्या है, CuSO4.5H2O, ये क्या होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है विद्युत लेपन में। ठीक है, विद्युत लेपन में इसका यूज किया जाता है। और दूसरी बात कहाँ इसका यूज किया जाता है, दूसरी बात देखिए, जो कॉपर होता है हमारे पास, जो तांबा होता है, तांबे के शुद्धिकरण में जब तांबा निकाला जाता है से, तो उसके शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। और इसके लिए आपको तीसरी बात क्या देखनी है, और इसका यूज कहाँ, जो कपड़ों की रंगाई और छपाई होती है, कपड़ों की रंगाई व छपाई में किसका यूज होता है, कॉपर सल्फेट का यूज। ठीक है, और इसका यूज किस रूप में, जो कीटाणुनाशक होते हैं हमारे पास, कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज, वो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास था कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो लगभग हमारा हो ही गया। मैं आपको एक लास्ट बात और बता देता हूँ। ठीक है, और जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते थे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने थे, लगभग लगभग वो मैंने आपको सारे करा ही दिए हैं। एक और देख लीजिए आप, पोटाश एलम, क्या ये, पोटाश एलम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है पोटाश एलम। ठीक है, और इसको कहते क्या है, इसका नाम बता दीजिए, क्या कहते हैं इसको, पोटाश एलम। जो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, K2SO4 है। ठीक है, K2SO4 Al2 24H2O, क्या है ये, बताइए क्या है ये हमारे पास है फिटकरी। ठीक है, क्या है ये, फिटकरी है। पोटाश एलम को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को फिटकरी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, इसके यूज देखने के, कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बताइए कहाँ कहाँ यूज होता है फिटकरी का, एनी आइडिया, देखिए चलो मैं बताता हूँ। फिटकरी का यूज कहाँ होता है, जो फर्स्टली होता है इसमें आपने देखा होगा, जल होता है जो हमारा, उसके शुद्धिकरण में, इसमें जल के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, वो हमारा यूज किया जाता है फिटकरी का। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या देखनी है, इसका और यूज कहाँ होता है, जो रक्त स्कंदन होता है। रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और खून रुकता नहीं है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, वहां फिटकरी लगाई जाती है, ताकि ये रक्त का थक्का बनाने में इसका उपयोग होता है। रक्त का क्या बनाती है, ये रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, और वो कौन सा रोग था जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, कौन सा था वो था हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात देखिए, जल के शुद्धिकरण में इसका यूज हुआ, रक्त के स्कंदन में, जो कपड़े होते हैं कपड़ों की रंगाई में इसका यूज हुआ। ठीक है, और इसका यूज हुआ चमड़ा उद्योग में। ठीक है, और इसका यूज यहाँ देख लीजिए, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसका यूज कहाँ हुआ, और इसका यूज हुआ औषधि निर्माण में, औषधियों के निर्माण में।
ठीक है। तो हमने आज कितनी बात की पोटासियम के बारे में। पोटासियम होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, फिटकरी होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, A2SO4 इक्वल टू SO4 का होल राइज डॉट 24H2O। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फिटकरी, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि फिटकरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि क्या होता है, क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पोटास एलम। ये किसका नाम है, फिटकरी का, ठीक है। और इसका यूज हमने कहाँ का देखा, इसका यूज हमने देखा जल के शुद्धिकरण में और रक्त के स्कंदन में। तीसरी बात, हमने कपड़ों की रंगाई छपाई में इसका यूज देखा, चमड़ा उद्योग में भी इसका यूज देखा, रक्त स्कंदन वाली बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब एक बार शुरू से देखते हैं, एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करवा देता हूँ ताकि आपको कुछ बातें हमारी मिस हुई हो तो वो हम देख सकें। पीएच स्केल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया हमने, बाकी इसके पहले जो अम्ल और क्षार के बारे में बातें की थी पुरानी दो क्लासों में, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से देखिए आपका टॉपिक पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जो हमारे केमिस्ट्री पोर्शन में जो हमारे पास दो तीन टॉपिक बचे, ज्यादा नहीं, इतने से हैं, मुश्किल से एक आखिरी क्लास होगी उनकी और एक आखिरी क्लास में हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। जो जो एग्जाम में आने वाले केमिस्ट्री से जितने भी टॉपिक होते हैं उन सारे टॉपिक्स को हमने पूरे तरीके से कवर किया है। ऐसा नहीं कि ट्यूशन नहीं किए और ऐसा नहीं कि उनके बारे में हमने ठीक से नॉलेज नहीं ली, उनके बारे में बेसिक से और जो पूरा आखिर तक पढ़ना था वो सारा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा क्या था, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन आयनों की क्या करता है, सांद्रता को मापता है। यहाँ भी यही बात लिखी हुई है, बस नीचे छोटे में लिखी हुई है, ठीक है। और जो पीएच आयनों की सांद्रता को मापता है, जो पीएच है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। इसको किसने बनाया, जो डेनिस बायोकेमिस्ट थे सोरेन सोरेनसन, और इन्होंने कब बनाया, 1909 में इसका आविष्कार किया। देख लीजिए इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, जो बीच में सात होता है, यहाँ उदासीन होता है। सात से जितना कम जाता जाएगा उतना प्रबल अम्ल बढ़ता जाएगा, सात से जितना दूर जाता जाएगा 14 की तरफ उससे उतना क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रबल अम्ल कहां से कहां तक वेरी करता है, दुर्बल अम्ल कहां से कहां तक। प्रबल अम्ल होता है 0 से 3.5 और दुर्बल अम्ल होता है 3.5 से 7। 7 नंबर पे क्या होता है, 7 पे क्या होता है हमारे पास, 7 पे उदासीन होता है, ठीक है। 7 से जैसे आगे बढ़ेंगे दुर्बल क्षार आ जाएगा, ठीक है। दुर्बल क्षार की बात कहां से कहां तक होगी, 7 से 10.5 तक। और जो प्रबल क्षार की बात होगी वो कहां से कहां तक होगी, 10.5 से 14 तक, ठीक है। ये किसकी बात हुई, हमने अम्ल क्षारों की जो पीएच स्केल के अनुसार इनके क्या देख लिए, इनके मान हमने देखे, ठीक है। फिर इसके जो आगे हमने क्या किया, जो पीएच स्केल है उसका हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है, ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, या फिर हमारे दैनिक जीवन में जो अम्लीय क्षार जो यूज किए जाते हैं उनका पीएच हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं, वो सब किससे हमने देखा, वो सब हमने पीएच के दैनिक उपयोग के बारे में जाना, तो उसमें देखा हमने क्या देखा, मनुष्यों पशुओं के लिए कैसे उपयोगी है। हमें पता चला कि 7 से 7.8 तक का जो पीएच मान होता है मनुष्य के लिए होता है, ठीक है। ये सारी बातें देखी है ना। जब शरीर में इनसे कम हो जाता है तो हमें क्या होता है, नुकसान दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी, अम्लीय वर्षा वाली बात देखी। जो शुद्ध जल होता है वो किसका होता है, वर्षा का, और उसका पीएच मान कितना होता है, 7। लेकिन जो अम्लीय वर्षा होती है, जब वर्षा का जल का मान पीएच मान 7 से कम हो जाता है, 5.5 तक आ जाता है, तो वो कैसी वर्षा हो जाती है हमारे लिए, वो हमारी हो जाती है अम्लीय वर्षा। जब उसका जल नदियों से बहता हुआ वो नदियों में मिल जाता है तो वो पानी कैसा होता है, पीने लायक नहीं हो पाता फिर वो, और जैसे लोग उसका पीते हैं पशु जीव जो भी, तो वो उनके लिए क्या करता है, नुकसान करता है, ठीक है। तीसरी बात हमने किसके बारे में देखी, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने देखा कि आमाशय में जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ठीक है। जब हमने अच्छा मसालेदार दबा के खूब भोजन किया, ठीक है, एसिडिटी हमें हुई, एसिडिटी हो गई, जब अम्ल की मात्रा हमारे आमाशय में बढ़ी तो हमने क्या देखा, अब एसिडिटी हो गई, अब क्या करें, अब इसका उपचार करना है। उपचार के लिए हमने क्या देखा, हम गए मार्केट से इनो ली, इनो से जब हमने ली तो वो हमारे पास क्या निकला, वो तो हमारे पास बिल्कुल मैग्नीशिया था, क्या था, एक पट्टी अम्ल था, और वो किस यूज में आया, हमारे पट्टी अम्ल, उसके अम्ल के उपचार में हमारे क्या यूज है, बिल्कुल मैग्नीशिया, ठीक है। तो हमने ये भी देखा जो पाचन तंत्र था उसके लिए जो हमने अम्ल बढ़ा, जो 4 अम्ल यूज में लिए वो हमने कैसे पता किया कौन सा अम्ल था कौन सा था, कौन से अम्ल बढ़ने से हमारी तबीयत बिगड़ी, वो किस वजह से था, वो पीएच स्केल के बारे में हमने जब जाना तो देखा। मधुमक्खी है, जब मधुमक्खी के बारे में हमने देखा, मधुमक्खी ने डंक मारा जलन, किसके कारण,
किसके कारण? मिथेनोइक अम्ल के कारण, ठीक है। और जब इसका उपचार कैसे किया हमने, खाने का सोडा लगाया तो हमें क्या मिली, थोड़ी राहत मिली, ठीक है। अगली बात हमने क्या की, जो हमारा दांत है दंत शैल के लिए, जो हमारा दांत है, जब जो इसका ऊपरी आवरण होता है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर है पदार्थ है, उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनामेल। किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। जो हमारे दांतों में जो भोजन अटक जाता है या जब बैक्टीरिया उसे सड़ाने लगते हैं तो उससे क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है मुंह में, और जब उसका मान 5.5 से नीचे जाता है तो ये क्या करता है, इनेमल का क्षय करने लगता है, ठीक है। जब आगे हमने क्या देखा कि जो ज्यादा अम्ल थे उनके हमने पीएच मान देखे, सभी अम्लों के जितने भी क्षार थे जो हमारे यूथ के हिसाब से जितने भी थे, मतलब 0 से लेके 14 तक जो इंपोर्टेंट थी वो हमने सारे देखे, ठीक है। जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, हम फिर हमारा पीएच के बारे में जितनी भी बातें थी वो हमने सारी खत्म कर दी, ठीक है। अम्ल क्षार हमारा खत्म हो गया था, पीएच स्केल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हमारी बात आई थी लवण पे, तो लवण जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि लवण कौन से पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ जो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, लवण। ये रिएक्शन हमने उनकी देखी, ठीक है। जब हमने लवणों का वर्गीकरण किया तो हमने जाना कि लवण अलग अलग 5-6 तरीके के हैं, तो वो कौन कौन से थे। हमने पहले साधारण लवण के बारे में जाना, ठीक है। जब परवल अम्ल और परवल क्षार आपस में मिलते हैं तो कैसा लवण प्राप्त होता है, हमें सामान्य लवण या साधारण लवण क्या होता है, प्राप्त होता है। उसके लिए हमने ये रिएक्शन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अम्लीय लवण जाना, और अम्लीय लवण था तो हमें क्या लिया, हमने एक परवल अम्ल लिया और उसकी क्रिया किससे करवाई, दुर्बल अम्ल से करवाई, तो हमें क्या मिला, हमें प्राप्त हुआ उसके बदले में अम्लीय लवण। ये रिएक्शन के माध्यम से हमने थोड़ा इसको अच्छे से देखा, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्षारीय लवण की बात की, जब प्रबल क्षार लिया दुर्बल अम्ल लिया, जब इनकी आपस में क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ प्रबल क्षार, ठीक है। और हमने देखा एक मिश्रित लवण भी था। मिश्रित लवण कौन सा था, जब या दो या दो से अधिक जब हम लोग या लवणों की आपस में क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ जो वो क्या था, वो हमारे पास था मिश्रित लवण। जब हमने इसके भी आगे देखा तो हमारे पास एक और आता है द्विक लवण। द्विक लवण कौन सा होता है, जब दो सरल लवण कौन से होते हैं, सरल लवण जो हमने फर्स्ट वाला देखा कौन सा था, साधारण लवण, है ना। जब दो सरल लवणों को ग्रहण करके उनको वाष्पीकृत किया जाता है तो क्या बना लेते हैं, वो हमारा द्विक लवण बना के तैयार कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या देखे, हमने देखे लवणों के उपयोग में कौन कौन सा देखा। हमने उपयोग में देखा जो हमारा साधारण लवण था, पहले हमने उसके बारे में चर्चा की, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास था NaCl, साधारण नमक या चट्टानी नमक, इसका भूरा रंग किसके कारण हुआ, अशुद्धियों के कारण, ठीक है। और प्रतिदिन के खाद्य पदार्थों में अचार में इसका परीक्षण के इसका यूज हुआ, व्यंजक चूर्ण में बेकिंग सोडा और जो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, इन सब में किसका यूज किया गया, वो यूज किया हमारा सोडियम क्लोराइड का। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाना बनाने वाला सोडा था उसको क्या कहा हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, NaHCO3। ये हमारे पास क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। जो बेकिंग पाउडर बनता है उसको बनाने में किसका यूज किया, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का, ठीक है। प्रति अम्ल के रूप में किसका यूज हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट का, एसिडिटी के उपचार, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। आगे हमने देखा जो जिप्सम था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, और मैंने कहे कि आपको इसको इंपॉर्टेंट करवाया भी। जितनी मैंने आपको बातें बताई वो सारी की सारी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आई भी है और आती भी रहेगी। आपको ध्यान क्या रखना है, जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला, पहली बात तो ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। लेकिन जब इसका जल क्रिस्टलिन किया जाता है, यानी जब इसको गर्म किया जाता है, इसके जो जल के अणु विभक्त होते हैं, तो ये गर्म करके क्या बना देता है, ये गर्म करके पीओपी बना देता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CaSO4.2H2O। दूसरी बात आपको ये याद रखिए कि इसका पीओपी का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या है, वो ये है। इस फॉर्मूले को कभी घुमा के इस तरीके से पूछा जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस बात क्या हुई, यहाँ पे CaSO4 के 2 अणु थे और यहाँ पे एक अणु था और यहाँ पे H2O का आधा अणु था। जब इस पूरे को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो 2 हो गया, है ना, और ये जो यहाँ आधा था जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 1 हो गया, ठीक है। बात वही है। और इसका यूज हमने देखा चूना खोदने, मूर्तियां खिलौना बनाने में, टूटी हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने, इन सब में ये नॉर्मल है, आपने बचपन से सुना है पीओपी का यूज कहाँ होता है, ठीक है। आगे हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या था, NaCO3.10H2O, और ये कौन सा था, क्षारीय लवण था। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा या धोने का सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। देखा, इसलिए हल्का सा रिवीजन होता है तो जो भी कुछ बात में होती है वो सही आ जाती है। बेकिंग सोडा या
धोने का सोडा, ठीक है, कपड़े धोने वाला सोडा ना, है ना। और इसका यूज किसमें किया, कागज उद्योग में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में। दूसरी बात जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट करके याद रखनी थी वो बात क्या थी, इसका यूज हमने मेनली कहाँ किया, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, और इसको मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाया, इसका यूज कहाँ किया मेनली, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में किसका यूज किया गया, सोडियम, तो हाँ सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। अपमार्जकों के निर्माण में किसका यूज, सोडियम कार्बोनेट। कपड़ों की शुद्ध धुलाई में किसका यूज, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है, KNO3, और इसका यूज हमने कहा किया, इसका यूज किया हमने उर्वरकों के रूप में। दूसरी बात कांच उद्योग में, ये बात जो इंपॉर्टेंट थी, जो बात इंपॉर्टेंट होती है ये जो आपके एग्जाम के तरीके से इंपॉर्टेंट लगती है, मैं आपको वो पहले ही साथ में बताते चल रहा हूँ। इसमें यूज हुआ गन पाउडर में, और आतिशबाजी के जो रंग होते हैं उनमें इसका यूज हुआ, ठीक है। बाकी मैंने आपको जितनी बातें बताई है यहाँ पे, जितने टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाए उन सबके मैंने आपको MCQ करवाए हैं, और उन MCQ में देखिएगा जितने भी मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे MCQ में आपको अच्छे से मिले, और वो सारे के सारे कैसे थे, आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वहीं से मैं वो सब क्वेश्चन लेके और आपके लिए लेकर आया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारे पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, CuSO4.5H2, ठीक है। इसका यूज किसमें किया, विद्युत के लेपन में, और जो कॉपर जो तांबा होता है उसके शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। कपड़ों की रंगाई व छपाई में किसका यूज, कॉपर सल्फेट। कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर सल्फेट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आया पोटाश एलम। दूसरी बात आप इसको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलिए, जितने स्टार लगाने हैं वो लगा लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटासियम होता क्या है, पोटासियम फिटकरी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या पूछा, इसका फॉर्मूला जो हुआ वो हुआ हमारे पास K2SO4 Al2SO4 का ऑक्साइड और 24H2, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ पोटास एलम या फिटकरी। इसका यूज हमने कहा देखा, जल के शुद्धिकरण में किया गया, रक्त के स्कंदन में जो रक्त का धक्का बनता है उसमें इसका यूज फिटकरी का यूज किया गया, और फिटकरी का कहाँ यूज हुआ, कपड़ों की रंगाई में, ठीक है, और चमड़े के उद्योग में, ठीक है। वो कौन सा रोग होता है जिसमें रक्त का धक्का नहीं बनता, कौन सा, हीमोफीलिया, किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से, ठीक है। और इसका यूज कहाँ किया गया हमने, इसका यूज हमने किया औषधियों के निर्माण में, ठीक है। तो ये हमारी आज की पूरी क्लास रही, इसमें हमने पूरा एसिड, बेस और सॉल्ट जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक को हमने पूरा कवर करके इस टॉपिक को आज हमने कर दिया है समाप्त, ठीक है। अब जो हमारा केमिस्ट्री के पोर्शन है उसमें हमारे पास क्या बचा है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे पास लास्ट बचा क्या है, देखिए केमिस्ट्री के पोर्शन में हमारे पास एक तो बचा है ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। एक हमारे पास बचा है खाने का सोडा, खाने का सोडा। वैसे मैंने आपको यहाँ बता तो दिया है ना, बट मैं आपको एक बार दोबारा इसको बहुत अच्छे रूप से बताता हूँ, ठीक है। और हमारे पास कौन सा एक टॉपिक बचा है, एक हमारे पास बचा है साबुन व अपमार्जक, ठीक है। तो अपन लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने ये वाले हैं कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, इन तीनों टॉपिक को कवर करके हमारी अगली क्लास में वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा वहां कवर हो जाएगा, और हमारी जितनी भी केमिस्ट्री थी एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी केमिस्ट्री पोर्शन से जितने भी टॉपिक बनते थे आपके लिए, वो सारे टॉपिक मैंने आपको लगभग पूरे करवा दिए हैं। कोई ऐसा टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और मैंने नहीं कराया, सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं, उनके MCQ मैंने करवाए हैं। जो उनके नोट्स की PDF है वो हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड करवा रखी है, ठीक है। तो आप अगर हमारे ये जो हमारा था, हमारा ये यहाँ तक खत्म हुआ, ठीक है, या हमारी आज की क्लास होगी, कल की क्लास में हमारा क्या चलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी जो लेटेस्ट हमारी जो भी क्लासें होने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी हम आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे, ये कोर्स आपके लिए कोई पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, हम आपको फ्री में इतना अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे जितने एफर्ट्स थे सब कुछ लगा के आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो और बहुत अच्छी क्लासेस हम आपको देना चाह रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट देना है, या किसी बात के लिए आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का यहाँ हुआ समापन। बाकी हम मिलेंगे आपके साथ वो हमारी अगली क्लास में। विदा लेते हैं हम आज आपसे, यहीं मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।